हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम लेंगे अरेज के ऊपर का, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है अरेज का उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने अरे का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपको पता चलेगा कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डाटा स्टोर कैसे करते हैं, फिर उसको प्रिंट कैसे करना, तब जाके आप उसके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मिनिमम ऑफ अ सेट ऑफ 10 नंबर्स। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम कोई भी 10 नंबर का एक सेट लेंगे और उसमें से हमें मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो वॉइड मेन मैंने आपको बताया था, वॉइड का यूज़ हम किस लिए करते थे कि जब हम कोई रिटर्न नहीं वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम वॉइड मेन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आईएनटी मेन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आईएनटी मेन का यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ आखिरी में रिटर्न जीरो करके एक स्टेटमेंट एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। अगर आप वॉइड मेन का यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स। तो हमारे देखिए वेरिएबल्स, देखिए अरे डिक्लेयर कर दिया जिसकी साइज़ क्या है 10, मतलब उसमें 10 एलिमेंट्स बैठेंगे। फिर उसमें आई, और फिर उसके बाद मीन, एक मीन हमने दे दिया, रैंडम वेरिएबल करके कर दिया। फिर हमें क्या करना है, अब अरेज को स्टोर करना है। तो हम उसके लिए हम लूप चलाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 10 नंबर डालने लगाएंगे। तो एक जो यूज़र रहेगा वो क्या डालेगा, नंबर डालेगा। जैसे फर्स्ट नंबर 10, फिर स्पेस देके दूसरा नंबर, फिर स्पेस देके तीसरा नंबर, ऐसे क्या वो टोटल 10 नंबर क्या करेगा, वो वहाँ पर डालेगा। और क्या करेगा, हम जब फॉर लूप चलाते हैं ना, तो वो एक एक करके स्कैन करेगा। तो फिर ए ऑफ 0 को मिलेगी पहली वैल्यू, फिर ए ऑफ 1 को मिलेगी दूसरी वैल्यू। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए ऑफ 9 को अपनी अपनी वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम जब मिनिमम निकालते हैं ना, तो हम कंसिडर करते हैं कि जो पहला एलिमेंट्स हम उसको भी मिनिमम कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए, अप टू आई इज लेस देन 10, और आई प्लस प्लस के लिए हम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इफ ए आई इज लेस देन मीन। तो ठीक है, हमें क्या करेंगे पता है क्या, जो हमारा जो मीन है इज इक्वल्स टू, हमने ए जीरो दे दिया है, जो हमारा पहला नंबर है हम उसको मीन कंसिडर कर दिया। तो अगर क्या हुआ, अगर कोई और नंबर उससे कम रहा तो हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ए ऑफ आई इज लेस देन मीन, सो मीन इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई हम उसको दे देंगे, और हमारा लूप क्या हो जाएगा, चलते रहेगा। तो क्या करेगा, देखिए पहले फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, तो फिर जो ए ऑफ आई के लिए पहले सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो ए ऑफ आई के लिए सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ए ऑफ आई के लिए, ए ऑफ 1 के लिए देखेंगे, ए ऑफ 1 इज लेस देन ए ऑफ 0 है क्या, वो देखेंगे पहले। सो ए ऑफ 1 इज लेस देन ए ऑफ 0 है क्या, अगर रहा तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू ए ऑफ 1। अगर नहीं रहा तो फिर वो लूप आगे बढ़ेगा, आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। तो ऐसे क्या होगा, वो हर एक के लिए क्या करते गए, चेक करते रहेगा। और फिर उसके बाद जो हमें मीन की वैल्यू वो डायरेक्टली मिल जाएगी, मीन इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई मतलब इन 10 में से कोई ना कोई एक रहेगा। अगर ए ऑफ 0 अगर पहला एलिमेंट ही सबसे नीचे रहा तो बाकी वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे, वो वहीं पे ही रहेंगे। मतलब क्या होगा, बाकी वाले एलिमेंट्स बड़े रहेंगे ना, तो मीन की वैल्यू क्या रहेंगी, ए ऑफ आई रहेंगे। मतलब इफ वाली कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। ये जो इफ वाली कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हुई तो ये कंडीशन वहाँ पर वैलिड होगी। अगर नहीं रहा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट। वो फॉर लूप ऐसे बढ़ते रहेगा। अगर किसी के लिए नहीं रहा तो मीन की वैल्यू ए ऑफ 0 सीधे सीधे चल जाएगा, वही हम क्या करेंगे, आखिर में प्रिंट करेंगे। तो ये था ये स्टेटमेंट। फिर अब देखिए हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करेंगे, अल्टरनेट वर्जन 1, चेंज ओनली 1 लाइन टू चेंज द प्रॉब्लम साइज। तो प्रॉब्लम साइज चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बस यहाँ पर एक नया ऐड कर देते हैं। तो ऐड क्या करते हैं, कांस्टेंट इंटीजर साइज 10। तो देखिए हमने क्या ऐड करा है, देखिए यहाँ पर हमने क्या, कांस्टेंट इंटीजर साइज 10। तो यहाँ पर जब हमने डिफाइन करा प्रोग्राम, यहाँ पर जब हमने प्रोग्राम डिफाइन करा, यहाँ पर क्या डिफाइन करा हमने, ए ऑफ साइज। तो हमने यहाँ पर ए ऑफ साइज जो डिफाइन करा हुआ है, तो देखिए हमने ए ऑफ साइज डिफाइन करा, तो साइज क्या था, हमने 10 डिफाइन करा हुआ है, पहले डिफाइन कर दिया। मतलब कांस्टेंट ऑफ आई एन टी साइज इज इक्वल्स टू 10। तो हमने साइज की वैल्यू पहले से ऑलरेडी डिफाइन करी। मतलब अगर हम यहाँ पर ए ऑफ 10 लिखने की जगह हम क्या करेंगे, चेंज ओनली 1 लाइन टू चेंज द प्रॉब्लम साइज। तो प्रॉब्लम साइज चेंज करने का हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो साइज की वैल्यू उसको हम चेंज कर देंगे, बाकी वैसे का वैसा प्रोग्राम रहेगा पूरा। ठीक है, ये एक वर्जन है। और आप एक तो ये कर सकते हैं कि देखिए कि चेंज ओनली ओनली चेंज यूज डिफाइन माइक्रो। तो डिफाइन माइक्रो का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, डिफाइन साइज 10। तो हमने यहाँ पर आप दो तरीके से साइज की वैल्यू, मतलब पहले से इनिशिएट, पहले से आप उसको दे सकते हैं। एक तो कांस्टेंट आई एन टी साइज इज टू 10, एक तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये मतलब ये वाला पार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, सॉरी ये वाला पार्ट का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इस वाले पार्ट का कांस्टेंट आई एन टी साइज इज टू 10। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसका डिफाइन साइज 10, मतलब डिफाइन स्पेस साइज, उस वेरिएबल का नाम, साइज नंबर, मतलब क्या नंबर देना है। तो हम डिफाइन माइक्रो यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो पूरा है वैसे का वैसा रहेगा। तो जो डिफाइन माइक्रो, हम उसके बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए डिफाइन हैशटैग एक्स और वाई,
preprocessor director. Compile will first replace all occurrence of the string x with the string y in the program, then compile the program. तो क्या होता है पता है क्या, जो y की वैल्यू वो x को दे देता है. Similarly effect has not only variable constant but no storage allotted. We prefer constant instead of define hashtag define. तो हैशटैग डिफाइन माइक्रो का यूज़ यही है कि वो क्या करता है पता है क्या, जो एक्स और वाई, जो एक्स की वैल्यू वो वाई को दे देता है, मतलब साइज इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा. ठीक है. और ये क्या होता है पता है क्या, ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिफाइन हैशटैग डिफाइन का. उसकी जगह हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि सिंपली स्पेसिफिक है और सिंप्लीफाइड है. तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इंटीजर साइज इज इक्वल्स टू 10 हम उसको दे देते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ये याद कर लीजिए. फिर या फिर तीसरा साइज है डिफाइन एन अरे ऑफ लार्ज साइज इज ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. हम उसको क्या करेंगे, फिर एक तो एक लार्ज नंबर वाला अरे दे देंगे. जैसे हमें यहाँ पर देख दिया आई ऑफ 100. अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें कितने इंटीजर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक अरे दे देंगे, लार्ज साइज का अरे डिफाइन कर देंगे. ठीक है. और फिर हम पूछेंगे उसको कि भाई तो एक मतलब हम पूछेंगे उसको कि कितने नंबर्स का एलिमेंट चाहिए. स्कैन है, फिर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्कैन हो जाएंगे. स्कैन होने के बाद क्या करेंगे, वो सारे नंबर उसको दे देंगे. फिर इससे क्या होता है पता है क्या, जो बचे हुए एलिमेंट्स है तो वहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती है. ठीक है. और जितने आप वैल्यू उसको देंगे उतने का वो कंसिडर करता है, मतलब उतने वो यूज़ करता है एक्चुअल में, अगर आप लार्ज साइज का अरे यूज़ करते हैं. ठीक है. इट यूज़ ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पर रहेंगे वही वो क्या करता है, यूज़ करता है. ठीक है. तो ये हो गया अल्टरनेट वर्जन 3. तो हमें देखिए हम अरेज केस में क्या क्या नहीं कर सकते. तो सबसे पहले सिंगल सेंस. तो देखिए ए इज इक्वल्स टू बी हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि जो ए और बी है ना वो क्या है, वो अरे हैं. तो हम डायरेक्टली वन वेरिएबल टू अनदर ऐसा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. यूज टू डायरेक्टली कंपेयर द वेरिएबल. देखिए इफ ए इज इक्वल्स टू बी, देखिए ए और बी एक वेरिएबल है, आप इसको डायरेक्टली भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये वैलिड नहीं है. फिर देखिए जो डायरेक्टली प्रिंटफ स्कैनफ और ए का यूज़. देखिए आपको जो अरेज है ना, तो अरे में क्या होता है पता है क्या, अरे में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, तो आप सिंपली ए दे के उसको प्रिंट नहीं कर सकते. तो ये आप याद कर लीजिए. उसको प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर लूप चलानी रहती है. फॉर लूप में फिर ए ऑफ आई करके वो सारे को हम प्रिंट कर सकते हैं. तो ये 3 पॉइंट याद रखिए जो आपको नहीं करनी है. पहले डायरेक्टर ऑपरेट करने का, इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. फिर एक एक वैल्यू डायरेक्ट दूसरे को वैल्यू को दे नहीं सकते. और प्रिंट करने के लिए आपको फॉर लूप ही चलानी पड़ेगी. तो आप इसको याद कर लीजिए. तो अभी तक जो भी हमने देखा वो था वन डायमेंशनल अरे के बारे में. तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल अरे के बारे में. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमें पता चलेगा किस लिए रहता है. तो टू डायमेंशनल अरे इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैट्रिक्स. वी हैव सीन दैट एन अरे वेरिएबल कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. Many applications require us to store the tables of value. C allow us to define such tables item using two dimensional array. तो देखिए जो टू डायमेंशनल अरे है यानी कि मैट्रिक्स, सिंपली मैट्रिक्स के बारे में. फिर ये वाला, फिर मैंने एप्लीकेशन स्टोर टू वेरिएबल. देखिए हमें कई बार क्या होता है पता है क्या, हमें है कि नहीं और टेबल बनाना पड़ता है. तो टेबल बनाने के लिए हमें मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है. मैट्रिक्स का यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लगते हैं. वेरिएबल्स लगने के लिए हम क्या करते हैं, टू डायमेंशनल अरेज का यूज़ करते हैं. तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के सारे मार्क्स से और उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स से हमने ये टेबल बनाया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया. तो ये हम 2D अरे का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं. तो देखिए 2D अरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं. तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या है, टाइप अरे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज. तो देखिए फिर क्या करेंगे हम, रो साइज. तो रो साइज क्या है, देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो. और साइज ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम. तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं. देखिए जो टाइप क्या है इसका, रो साइज, और फिर उसके बाद कॉलम साइज वो देना रहता है. टाइप फिर अरे का नेम जो आप डिफाइन करेंगे, फिर कॉलम, रो साइज और कॉलम साइज. यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ऐसे देख सकते हो. तो फिर इनिशियलाइजिंग 2D अरे. तो 2D अरे को हम इनिशियलाइज कर देंगे. तो देखिए ऐसे 3 तरीके से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 3. तो 2 3 देखिए यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है. ठीक है. ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसके बाद ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 5, 7, 8. ठीक है. तो इस तरीके से ये सॉरी ये 2 ही रो है, मैंने 3 रो गलती से बना लिए. तो 2 रो यानी कि देखिए इस तरीके से 2 रो और 3 कॉलम. ठीक है. सॉरी यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम. देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 रो, तो एक वाली रो, ये दूसरी वाली रो, और कॉलम क्या है, 1 2 3 कॉलम है. तो 1 2 3 कैसे बन जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा. देखिए मतलब कैसा होगा, A1 A11 A12 A13 ऐसे वो एलिमेंट्स कर जाएंगे, उसको दे जाएंगे. या फिर ये 2 3 को देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6, मतलब देखिए कि क्या जाएगा, जो 1 रो में पहले वाली रो में 1 2 3 रहेंगे और दूसरे वाले कॉलम में 4 5 6 रहेंगे. या फिर ये इंटीजर ए ऑफ रो को दिया नहीं और कॉलम दिया हुआ है, और उसको भी ऐसे लिख सकते हैं. तो देखिए जो पूरे तीनों की तीनों हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं. आप इसको देख लीजिए. इसको 2 तरीके से अलग तरीके से हम लिख सकते हैं. फिर देखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हाइल इनिशियलाइजिंग 2D अरे इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द सेकंड कॉलम डायमेंशन वेयरएज द फर्स्ट डायमेंशन रो इज ऑप्शनल. तो देखिए जब भी आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो आपको सेकेंड मतलब कॉलम के डायमेंशन देना ज़रूरी है.
आप इसके डायमेंशन नहीं दे कुछ चलेगा, लेकिन आपको कॉलम के डायमेंशन देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीन अलग अलग तरीके से इनिशिएट करेंगे। मतलब अगर आपको यूज़र से कोई आउटपुट नहीं लेना है, तो आपको अगर खुद से अगर देने हैं, तो आप इस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ 2D अरे, तो देखिए सिमिलर टू 1D अरे बट वी यूज टू इंडेक्सेस। फर्स्ट इंडेक्स इज रो, सेकंड इंडेक्स इज कॉलम। बोथ द इंडेक्सेस शुड बी एक्सपीरियंस विद द वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू विद इन रेंज ऑफ द साइज मेंशन इन द अरे डिक्लेरेशन। तो देखिए जैसे हम ये करते देखिए नहीं, मतलब 1D अरे को जैसा हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम 2D अरे का भी यूज़ करेंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऑपरेशंस वगैरह सारे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बात कर लीजिए बोथ इंडेक्स शुड बी एक्सप्रेशन। तो जो पहला वाला रहेगा, जो पहला वाला रहेगा वो रो के लिए रहेगा, और जो दूसरा वाला रहेगा वो कॉलम के लिए रहेगा। ये आप इतना याद कर लीजिए। और देखिए जो आप जो डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसके रेंज में होने चाहिए, आप इसका याद कर लीजिए। ठीक है, फिर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ए ऑफ 3 of 5, 2 डायमेंशनल 15 एलिमेंट रहेंगे। और कैन बी लुक देखिए, टेबल देखिए, तो देखिए क्या रहेंगे A3। तो देखिए A00, A01, A02, A03, A04, फिर A10, A11, A12, A13। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मतलब ये देखिए ये एक वेरिएबल है, फिर ये दूसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल है, चौथा वेरिएबल, पांचवा वेरिएबल। लेकिन हमने लिखा है इसको एक केस में, और एक केस में लिखा है, लेकिन आप इसको इंडिविजुअली अलग से वेरिएबल भी इसको आप कह सकते हैं। तो रो 0, रो 1, रो 2, आप इसको ऐसे देखेंगे। यहाँ पर 3 रोज है ना और 5 कॉलम है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आप देखिए जब भी अगर आपको कोई एलिमेंट चाहिए तो इस तरीके से होता है। तो ये पहला वाला एलिमेंट है A00, फिर उसी रो में दूसरा वाला एलिमेंट है A01। तो आप इसको याद कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाउ इज अ 2D अरे स्टोर्ड इन अ मेमोरी। तो देखिए जो 2D अरे वो मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड रो वाइज इन द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, रो मेजर ऑर्डर। तो देखिए वो रो वाइज होता है, मतलब पहले वाले रो के सारे स्टोर होंगे, फिर दूसरा वाले रो के, फिर तीसरा रो के, ऐसे तरीके से वो रो में स्टार्ट होंगे। बाकी तो जो जैसे हमने देखा था 1D अरे में देखा तो वैसे ही है। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन स्टोर होने के लिए एड्रेस अलग है। और देखिए जो ये एड्रेस स्टोर होने का रहता है इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इससे आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब किस तरीके से होता है, अब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो 2D अरे स्टोर होते हैं वो रो वाइज स्टोर होते हैं, आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, फिर हाउ टू रीड एलिमेंट्स ऑन 2D अरे। तो 2D एलिमेंट में रीड कैसे करना है, देखिए फॉर लूप चलाएंगे, 2 बार लगाएंगे, एक बार रो के लिए और दूसरी बार लगाएंगे कॉलम के लिए। मतलब लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे और फिर उसको स्कैन करेंगे। ये आप याद कर लीजिए। कोई और पॉइंट नहीं, अगर आपको एलिमेंट्स को रीड करना है तो इसी तरीके से आप रीड कर सकते हैं। ए ऑफ आई जाए तो वो कैसे चलेगा, पहले i=1 के लिए लूप लर्न होगा, फिर कॉलम में क्या होगा i=1 के लिए, मतलब आई की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू क्या होगी, पहले नहीं i=0 के लिए लर्न होगा। ठीक है, तो i=0 के लिए फिर j की वैल्यू j=0 के लिए रन होगा, तो फिर पहले क्या होगा A00, फिर j=1 के लिए होगा तो A01, फिर j=2 के लिए ऐसा हो जाएगा। फिर जब j की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी फिर वापस आ जाएगा i इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा i की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। इसी के साथ वो आगे चलते रहेगा। फिर देखिए एम स्टॉप नेसेसरी, यहाँ पर एंड देना बहुत ही ज़रूरी है। एलिमेंट्स कैन बी एंटर्ड इन 1 लाइन और इन अ डिफर। तो देखिए आप एक लाइन में एंटर कर सकते हैं या फिर डिफरेंट तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो ये रहता है हाउ टू रीड एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे। फिर देखिए हाउ टू प्रिंट, प्रिंट करना है तो ये देखिए ये फॉर्म है, इसमें भी हम 2 लूप चलाएंगे, लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये जो प्रिंट है यहाँ पर स्लैशन का यूज़ करेंगे, तो जो हर एक एलिमेंट है वो हर एक लाइन पर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैशन का यूज़ करा हुआ है। ठीक है, अगर हम स्लैशन का यूज़ नहीं करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में वो आ जाएगा। तो ये भी आप याद ही कर लीजिए एक तरीके से बोलूँगा तो, क्योंकि जैसे देखिए हमने एक एक एलिमेंट को जैसे रीड करा था उसे एक एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है तो ये वाला फॉर्म याद कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है पता है कि आप फॉर लूप चलाएंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट स्लैशन का एक दे दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, पहले फॉर i=0 के लिए अंदर वाली लूप रन होंगी। ठीक है, फिर जब ये लूप रन हो जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जे की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, फिर i=1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा मतलब यहाँ पर कसर आएगा, फिर क्या होगा प्रिंट स्लैशन, मतलब फिर वो अगले लाइन पर चल जाएगा। इस तरीके से क्या होता है वो हर एक मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में तैयार हो जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। फिर देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए मैट्रिक एडिशन के लिए। तो देखिए हमने तीन मैट्रिक्स देख लिए यहाँ पर, A 100 100, B 100 100, C 100। हमें पता नहीं है ना कितने वैल्यू चाहिए, तो हमने बहुत सारे रैंडम वैल्यू देते हैं। फिर PQMN ऐसे 4 दे दिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनफ M और N को हमने पहले स्कैन कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें कितनी रो चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए ये तो पता होनी चाहिए ना, तो उसके लिए हमने पहले M और N की वैल्यू स्कैनअप कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पहला जो वाला है A वाला हम स्कैन करेंगे P रो के लिए और Q कॉलम के लिए। ठीक है, फिर हमने दूसरा वाला यहाँ पर स्कैन कर लिया, मतलब A वाला मैट्रिक्स स्कैन कर लिया, B वाला मैट्रिक्स स्कैन लिया। अब उसको एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, उसको लूप लगाएंगे, 2 लूप लगाएंगे और लूप के अंदर क्या करेंगे, सिंपली एडिशन C P(q) = A P(q) + B P(q). देखिए मतलब क्या हो जाएगा C P(q), तो C0
1 इज इक्वल टू A01 प्लस B0। देखिए हमने दो मैट्रिक्स एडिशन कैसे रहती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड कॉलम प्लस सेकंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड कॉलम। मतलब देखिए जो दो एडिशन के एडिशन, दो मैट्रिक्स एडिशन, वो सिंपल सिंपल एडिशन रहती है। मतलब A11 मतलब A00 B00 की सिंपल सिंपल एडिशन होगी, वो C00 में एडिशन इनके हो जाएंगी। तो हम तीनों बार फॉर लूप चलाएंगे इसके एडिशन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको हम प्रिंट करेंगे और रिटर्न जीरो का साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हेडर फाइल देना मना भूले, हेडर फाइल देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है मैट्रिक्स एडिशन का, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स है हायर लेवल के, मैं वो जब इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, प्रोग्राम की वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं इसको हायर लेवल के एग्जांपल्स लूँगा। अभी के लिए आप इतना सिंपली याद कर लीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। मतलब आपको आने वाले वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। थैंक यू।